वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर कैसे होता है, कैसे लक्षण आते हैं, कैसे पहचानना है कि किसी को डेंगू फीवर हो गया है, इलाज क्या है और कैसे बचना है। इन सब विषयों पे बात करूंगा और क्यों इतनी ये खतरनाक बीमारी है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूंगा आप लोगों को। डेंगू फीवर इंडिया में काफ़ी कॉमन है। इंडिया और इंडिया के आसपास जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस एरिया में काफ़ी कॉमन है। एक आप मैप देखो, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे कि ऐसे देश जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मच्छर ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली जो ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। तो जो टोटल नंबर है उसका, टोटल जो डेंगू फीवर के केसेस उसमें से ज़्यादातर नंबर इंडिया से आता है और काफ़ी सारे लोगों में डेथ का भी ये कारण बनता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने वाली। और दो और महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले वही मैं आपको बता देता हूँ कि ये वायरस से होने वाली बीमारी है और इसके अगेंस्ट में कोई दवा नहीं बनी है, कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं बनी है जो देने से डेंगू का फीवर उतर जाए या डेंगू का वायरस मर जाए। और दूसरा, ना ही कोई वैक्सीन बनी है। तो ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए या किसी की तबीयत कितनी खराब होगी, नहीं खराब होगी, वो उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करेगा या उसको कितना वायरस का एक्सपोजर हो गया है। तो इसके अगेंस्ट में ना तो दवाई है ना तो वैक्सीन है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। अब डेंगू फीवर होता कैसे है? डेंगू फीवर वायरस से होने वाली बीमारी है। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं। टाइप 1, 2, 3, 4, 4 सीरोटाइप होते हैं। अब ये चारों अलग अलग सीरोटाइप इन्फेक्शन करा सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब दोबारा उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे बचे हुए सीरोटाइप हैं उससे इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की सीवियरिटी भी बढ़ जाती है। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति को 2 सीरोटाइप से इन्फेक्शन हो गया, पिछले साल हो गया, अब इस साल अगर उसको टाइप ए से हो जाता है तो उसकी जो सीवियरिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, उसमें लक्षण ज़्यादा आएंगे, बीमारी ज़्यादा खतरनाक होगी। ये बड़ी यूनिक बात है। और दूसरी की, ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं। महिलाओं में भी हो सकती है, पुरुषों में भी हो सकती है, छोटों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा सीरियस होती है। और जो दूसरे रिस्क फैक्टर है जिनमें बीमारी ज़्यादा सीरियस हो जाती है, एक तो महिलाओं में है, प्रेगनेंसी में किडनी की बीमारी किसी को है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इम्यूनोसप्रेशेंट है, इस तरह के लोगों में ये डेंगू की समस्या ज़्यादा सीवियर हो जाती है। ये जानने वाली बात है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग ये समझिए कि बीमारी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन बोलते हैं, जैसे जैसे शहर बनते जा रहे हैं वैसे वैसे ये बीमारी बढ़ती जा रही है। तो पिछले 20 साल में, 2 डिकेड्स में इंडिया में इसका ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है और ये बीमारी ज़्यादातर शहरों में होती है क्योंकि ये जो मच्छर है ये थोड़ा अलग टाइप का है। एडीज वायरस होता है, उसके कारण होता है। और ये मच्छर जो हमारे घर के आसपास साफ़ सुथरे पानी कहीं पे जैसे हम रख देते हैं कंटेनर में या पौधों के गमलों में या टायर में भरा हुआ है या हमारे घर के आसपास गड्ढों में इकट्ठा है, कूलर में इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे होता है। इसलिए ज़्यादातर आप देखोगे कि बीमारी बड़े शहरों में ज़्यादा होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इस तरह की जगह में। अब छोटे छोटे कस्बों, मोहल्लों में भी होने लगी है, पर रिलेटिवली गाँवों में कम है क्योंकि ये जो मच्छर है ये इंसानों की बनाई हुई जगह पे ज़्यादा होता है। ये वायरस से होने वाली बीमारी है, डेंगू वायरस से। और दूसरा कि ये मच्छर से होती है, इसलिए मच्छर से बचना ही इस बीमारी का बचाव होगा। अब अगर लक्षण की बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर डेंगू फीवर के 100 केस होते हैं, 100 लोगों को होती है, तो उसमें 80% लोग ऐसे होंगे जिनको या तो कोई लक्षण नहीं आता या तो बिल्कुल हल्का लक्षण आता है। तो डेंगू फीवर के 80% लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होती। 15% लोगों को थोड़ी ज़्यादा लक्षण आते हैं जिसके लिए उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। और 5% लोगों में बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो ये बात समझना है कि डेंगू के जितने ओवरऑल केस है उसमें 5% में थोड़ा गड़बड़ होता है, जिसमें शरीर के अंदर पानी की कमी होना, डिहाइड्रेशन होने से ब्लड प्रेशर का कम होना और प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग की समस्या हो जाना, खून बहना, ये 2 बड़ी समस्याएं होती हैं डेंगू फीवर में, जिसके कारण जान जाती है। ओवरऑल अगर हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट वगैरह मिला के देखा जाए तो लेस देन 1% लोगों की इससे डेथ होती है। अब लक्षण की अगर बात करें तो इसको बोन ब्रेक फीवर बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जॉइंट्स में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, इसके अलावा तेज बुखार आना जो सडन आएगा, कपकपी के साथ आ सकता है, सिर भारी रहना, सिर स्पेशली जो आँख के पीछे वाला एरिया है जिसको हम लोग रिट्रो ऑर्बिटल एरिया बोलते हैं, उस एरिया में तेज दर्द होता है। बुखार हो गया, दर्द हो गया, इसके साथ उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकती है
और कुछ लोगों में स्किन में रैश आना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस तरह का ये जो क्लासिकल डेंगू हम बोलते हैं इस तरह के लक्षण आते हैं। अब अगर बीमारी बिगड़ती है तो उसको हम जो सेकंड स्टेज बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है, पेशेंट के अंदर प्लेटलेट की कमी होने से अलग अलग जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, स्किन में चकत्ते पड़ सकते हैं, ब्लीडिंग के स्पॉट पड़ सकते हैं, या स्टूल के रास्ते में से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये दूसरी स्टेज है। अब इस स्टेज में बीमारी सीरियस होने लगती है और इसकी एक और स्टेज होती है जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। इसमें होता क्या है कि जो शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उसमें से प्लाज्मा लीक करने लगता है, वो उससे निकलने लगता है, तो हीमो कंसंट्रेशन होता है, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो बढ़ता है, उससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है और जो पल्स प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। मतलब जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का गैप है वो कम हो जाता है, <20 हो जाता है। और इसके साथ पेट के अंदर पानी भर जाना, साइटिस हो जाना, या फेफड़ों के चारों तरफ पानी भर जाना, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाना, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाना। तो ये इस तरह से फिर पेशेंट वो सीरियस हो जाता है। और चूंकि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए शरीर के जो दूसरे वाइटल्स आर्गन हैं वो प्रभावित होते हैं। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम इसको बोला जाता है। तो 3 तरीके से इसके सीवियरिटी के बेसिकली लक्षण आते हैं। ये तो बात हो गई सिम्टम्स की। अगर बच्चों में सिम्टम्स की बात करें तो बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि जो लक्षण है वो ऐसा लगता है कि उनका पेट खराब हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसा आता है कि डायरिया लगना और उल्टी होना। और कुछ बच्चों में ऐसा लक्षण आता है कि जैसे उनको सर्दी जुकाम हो गया, गला खराब हो गया है। तो बच्चों में कई बार लक्षण थोड़े से डिफरेंट भी आते हैं, तो ये वाली बात भी समझना ज़रूरी है। अब अगर इसकी जांच की बात करें कि डेंगू के फीवर्स को कैसे पहचानना है, डेंगू का फीवर इसलिए पहचानना ज़रूरी है जांच के द्वारा, क्योंकि बाकी की जो बीमारियां हमारे देश में होती हैं, जैसे कि मलेरिया है, टाइफाइड है, वायरल हेपेटाइटिस है, या मेनिंजाइटिस हो गया, ये भी डेंगू के फीवर जैसा ही लक्षण आता है। चिकनगुनिया में डेंगू के फीवर जैसा ही लक्षण आता है, मतलब हाई ग्रेड का फीवर होना, उल्टी होना, ये सब। तो जांच के लिए इसमें एक NS1 एंटीजन देखना है, इसके अलावा एंटीबॉडी का लेवल देखना है। तो एंटीबॉडी एक IgM टाइप की होती है, दूसरी IgG टाइप की होती है। तो आजकल डेंगू की किट आती है, ज़्यादातर जगह किट से ही टेस्टिंग होती है, जिसमें NS1 एंटीजन अगर पॉजिटिव है, साथ में IgM पॉजिटिव है, इसका मतलब कि रिसेंट इन्फेक्शन चल रहा है। और अगर किसी को सिर्फ IgG पॉजिटिव है, NS1 एंटीजन निगेटिव है और IgM निगेटिव है, नहीं आया, इसका मतलब है कि उसका इन्फेक्शन पुराना है, पहले इन्फेक्शन हुआ था। अब NS1 एंटीजन और एंटीबॉडी की टेस्टिंग जैसे कि किट से होती है, वैसे इसको एलाइजा मेथड से भी किया जा सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी मेथड्स हैं टेस्टिंग के, जैसे कि जो वायरस है उसको हम कल्चर कर सकते हैं या PCR से टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको किट से ही जांच होगी, उसी से पता चल जाएगा। CBC की जांच में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मिलते हैं। एक तो प्लेटलेट का काउंट कम हो जाना, जो यूजली 1 लाख से नीचे आने लगता है, और दूसरा हेमाटोक्रिट का बढ़ जाना, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, जो RBC का मास है वो बढ़ जाता है, मोर देन 20% हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि शरीर में से जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड में से पानी निकल जाता है। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर CBC में मिलते हैं। और इसके अलावा लीवर के एंजाइम का बढ़ जाना, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाना, और सोनोग्राफी में पेट के अंदर पानी भर जाना। तो ये सारे डायग्नोसिस के काम आते हैं। एक बार हमने देख लिया कि डेंगू का फीवर हो गया, अब इलाज पे आ जाते हैं। इलाज में जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो लक्षण नहीं आते या तो बहुत हल्के आते हैं। तो अगर बिल्कुल हल्के लक्षण है तो उसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है उस केसेस में, क्योंकि इसके लिए कोई दवाई है नहीं, एंटीवायरल मेडिसिन है नहीं, कोई वैक्सीन है नहीं। पेशेंट के शरीर को ही जो करना है वही करना है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इस पेशेंट की बीमारी बिगड़ तो नहीं रही, बस उस पर ध्यान रखना है। तो रेस्ट करना है पेशेंट को, खूब पानी पीना है ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। अगर बुखार आता है तो बुखार के लिए दवाई देना है, दवाई में स्पेशली सिर्फ पैरासीटामॉल देना है, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन नहीं देना है, क्योंकि वो कोएगुलेशन में डिफेक्ट कराती है, तो ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो पैरासीटामॉल दे दिया, रेस्ट दे दिया, पानी की पट्टी कर सकते हैं बुखार उतारने के लिए। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते रहना है, प्लेटलेट का लेवल देखते रहना है और यूरिन आउटपुट देखते रहना है। अब अगर किसी की बीमारी बिगड़ती है, उस केसेस में फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा और फिर दूसरे तरह के भी सपोर्टिव केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एडमिशन ऐसे पेशेंट को देना है जिनका बुखार नहीं उतर रहा है, या उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, यूरिन का आउटपुट कम हो रहा है, इसके अलावा प्लेटलेट का नंबर है वो कम होता जा रहा है, हेमाटोक्रिट का लेवल बढ़ता जा रहा है, या किसी का जो पल्स प्रेशर है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बीच का गैप 20 से कम रह गया है,
डायस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दिमाग संबंधी समस्या आने लगती है, मतलब कि डिसओरिएंटेड होना, चक्कर आना, सीजर आना, उस केसेस में ये माना जाएगा कि बीमारी बिगड़ रही है, तब हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। और फिर उस केसेस में जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जाता है ताकि जो डिहाइड्रेशन की समस्या है वो कम हो जाए, उसके लिए फ्लूइड चढ़ाया जाएगा। अब इस बात को यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बात जानने की है कि बीच के स्टेज में जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता है उस समय फ्लूइड चढ़ाना है, और रिकवरी फेज में हाइपर वॉल्यूमिया हो जाती है, फ्लूइड बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में फ्लूइड 2-3 दिन या 4 दिन ही चढ़ाना पड़ता है, बाद की फेज में फ्लूइड नहीं दिया जाता। और कुछ केसेस में तो फ्लूइड निकालने के लिए फिर डाईयूरेटिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि शरीर में से फ्लूइड निकाला जाए, हाइपर वॉल्यूमिया ना होने पाए। तो इस बात को भी देखना होता है। अगर किसी का प्लेटलेट कम हो रहा है तो उसके लिए प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। अगर किसी को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग के लिए ब्लड चढ़ाया जा सकता है, होल ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से सिम्टोमेटिक इलाज चलता है और पेशेंट रिकवर हो जाता है। उसके साथ में अगर पेशेंट के अंदर उसकी खुद की और दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज चलता ही रहेगा। मोटा मोटा इसमें जो इलाज है, ब्लीडिंग रोकना है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, उसके वॉल्यूम को मेंटेन करना, रेस्ट करना है, पानी पिलाना है, न्यूट्रिशन अच्छे से देना है, और यूरिन आउटपुट पे, ब्लड प्रेशर पे, प्लेटलेट के लेवल पे, इन सब पे ध्यान देना है। तो ये हो गया डेंगू फीवर का इलाज। अब अगर इसके बचाव की बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो चूंकि ये बीमारी मच्छर से होती है तो मच्छर नहीं काट पाए, वही इसका बचाव होता है। तो मच्छर को हमें मारना है। आसपास जो पानी है उसको बार बार बदलते रहना है। पानी स्टोर नहीं होने पाए, चाहे गमले में हो, चाहे कूलर में हो, चाहे कोई और बर्तन, बाल्टी या टायर वगैरह में हो, कहीं गड्ढा आसपास तो उसको हम रिफिल कर देंगे। और अपने आप को और घर के दूसरे सदस्य को मच्छर के काटने से बचाना है। तो खिड़की दरवाजे में आप जाली लगा सकते हैं, मॉस्किटो नेट का प्रयोग कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज कर सकते हैं। आजकल कपड़ों में लगाने के लिए या शरीर में लगाने के लिए भी अलग अलग तरह के रिपेलेंट आते हैं। अगरबत्ती आती है मॉस्किटो भगाने के लिए, या जो लिक्विड आता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मच्छर से ही बचना मेन प्रायोरिटी होती है। बचाव ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ना तो वैक्सीन है ना तो ट्रीटमेंट है, तो किसकी बीमारी बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी ऐसे कोई नहीं कहा जा सकता। तो सबसे अच्छा है कि जिस समय मच्छर ज़्यादातर होता है, जुलाई से अक्टूबर के बीच में जो मेन सीजन है, उस समय हम मच्छर से बचें, वही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। घर के सारे सदस्यों को भी बचाएं, और अगर बीमारी कभी लगता है कि हो गई है तो जल्दी से जल्दी इलाज करना, उससे ज़्यादातर केसेस में हम जान बचा पाएंगे। तो ये सारा डेंगू फीवर के बारे में जानकारी थी।